आदाब नाजरीन, जी सलाम में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हुकूमत से महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रमजान के महीने में एक तरफा सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने सन 2000 में वाजपेयी की एक तरफा जंगबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। और वहीं जनरल विपिन रावत ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा है कि कश्मीर के नौजवान आजादी का ख्वाब भूल जाएं, क्योंकि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप बंदूक के जरिए लड़ना चाहते हैं तो हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस मसले का हल किस तरह से निकलेगा। इससे जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। अपने जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उनसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। अमन और जंगबंदी की ये अपील रमजान के पाक महीने के पेश नजर है। हफ्ते भर के अंदर इबादत का पाक महीना माह रमजान शुरू हो जाएगा। इबादत के इस पाक महीने में हर सू बस रोजा, नमाज, कुरान की तिलावत और अल्लाह का ही जिक्र होगा। ऐसे में खून खराबा, गोलीबारी, पत्थरबाजी कोई नहीं चाहता। इसीलिए रियासत जम्मू और कश्मीर के हालात सुधारने की नीयत से सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक तरफा जंगबंदी की मांग की है। हालांकि महबूबा के इस मुतालबे पर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने सख्त तनकीद करते हुए ये तक कह डाला कि मरकज से मदद की भीख मांगना महबूबा की आदत हो गई है। जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। क्योंकि इस वक्त जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसमें आम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और चूंकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने, जिसमें ईद भी अच्छी हो और यात्रा भी अच्छी तरह गुजरे। वो तो भीख मांगने की उसको आदत हो गई है। मुझे नहीं लगता ये शोभा देता है। चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार से भीख मांगनी चाहिए। बहरहाल मरकजी हुकूमत से महबूबा ने कहा है कि रमजान के महीने में एक तरफा सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। इसका मुतालबा लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का वफ्द दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात भी करेगा। लेकिन महबूबा के इस मुतालबे के दरमियान ही आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे महबूबा की इस कोशिश को झटका ही कहा जाएगा। जनरल रावत ने कहा है, किसी को मारकर हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर वो हमसे लड़ेंगे तो हम भी उनसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। कश्मीर के लोगों को समझना होगा सिक्योरिटी फोर्स जालिम नहीं है। जरा सीरिया और पाकिस्तान में देखिए, वो ऐसी ही हालत में टैंक और हवाई ताकत का इस्तेमाल करते हैं। हमारे फौजी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी ऑपरेशन में कोई सिविलियन न मारा जाए, जबकि हमें बड़े पैमाने पर उकसाया जाता है। मुझे पता है कि नौजवानों में गुस्सा है, लेकिन फौज पर हमला करना और उन पर पत्थर फेंकना सही तरीका नहीं है। जनरल रावत के सख्त इंतबाह से जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेज वादी में अपने ऑपरेशन को कम नहीं बल्कि मजीद रफ्तार देने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल यही कि क्या माह रमजान में भी वादी गोलीबारी से दहलती रहेगी। वहीं सवाल महबूबा के मुतालबे पर भी
कि आखिर महबूबा को ऐसा कौन सा इशारा मिला जो उन्हें ये मुतालबा करना पड़ा। क्या सिक्योरिटी फोर्स रमजान मुबारक में कोई जारहाना कदम उठाने जा रही है, जिसके पेश नजर महबूबा को एक तरफा जंगबंदी की अपील करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जनरल विपिन रावत ने कड़ा रुख इख्तियार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने रहम की बात की है और कहा है कि कम से कम 1 महीने के लिए एक तरफा सीज फायर किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर भीम सिंह, चीफ पैट्रन है जम्मू एंड कश्मीर पैंथर्स पार्टी के, और इसके साथ ही घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। तीसरे मेहमान हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल उत्पल भट्टाचार्य जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं कमाल हक, स्पोक्स पर्सन है पनून कश्मीर के। इनामुल नबी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ आनंद साहू हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में आज का मुद्दा में। जी आनंद साहब, ये जो बयान आया है और एक तरीके से अपील है ये चीफ मिनिस्टर की जम्मू कश्मीर की, जाहिर तौर पर उनको पता है कि किस तरीके से वहां की सिचुएशन है, वो सिचुएशन को हैंडल करना, उसको दुरुस्त करना उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो अपील करती हैं मरकजी हुकूमत से, तो आपके ही एक लीडर कह देते हैं वो भीख मांग रही है, तो मतलब आपको नहीं लगता कि अगर कोई अच्छा कदम उठाना चाहे तो उसको पहले से ही जो है मतलब आप एक अलग तरीके की बयानबाजी कर करके पूरा जो है खराब कर देते हैं माहौल को? नहीं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो 2000 का जो स्थिति थी जी, वो और आज की जो परिस्थिति है वो काफी अंतर आ गया है। पहले देखिए हम लोगों का ये था कि इतनी हालत जो है इतनी बिगड़ी नहीं थी। हमारे जो बॉर्डर में इतने सिक्योरिटी मारे जा रहे हैं लगातार, हमारे जो नागरिक हैं वो शहीद हो रहे हैं लगातार, और भारत के लोगों को एक ही उम्मीद है, वो अब रह गया है आर्मी के ऊपर। और आर्मी जब एक्शन लिया है तब वहां के जो सरकार है अभी उन्होंने ये कहा, देखिए अपील करना बुरी बात नहीं है, एवरी सिटीजन हैज गॉट द राइट टू अपील इन ए ओपन प्लेटफॉर्म, और अपनी बात भी कहने का अधिकार नहीं है भाई, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर है, अगर वो अपील करती है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए ना। आपका एक लीडर कुछ भी बयानबाजी कर देता है, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, उसको मतलब जो एकदम हल्का बना देता है पूरी बात। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी बियॉन्ड लीडर ऑफ बीजेपी, ही इज अ वेरी बिग एडवोकेट, एंड मुझे लगता है आनंद जी, अगर वो एडवोकेट हैं, वो लीडर बीजेपी के तो लीडर है ना, और आपकी हुकूमत वहां पर दोनों की साथ में है ना, पीडीपी और बीजेपी साथ में है ना वहां पर। अगर बीजेपी के ही एक लीडर इस तरह का बयान देंगे तो अवाम में तो एक ही मैसेज जा रहा है ना कि आप दोनों के बीच दरअसल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ऐसे में जब वो वाजपेयी सरकार की यहाँ पर दलील दे रही है कि 2000 में जो किया गया उसी को ही ख्याल में रखते हुए अब इस बार भी रमजान के महीने में दरअसल एक तरफा जंगबंदी की जाए, तो क्या हुकूमत, मरकजी हुकूमत इस पर किसी भी तरह का विचार या फिर सोच नहीं कर सकती? देखिए मुफ्ती जी ने जो कहा है, मुझे लगता है कि वहाँ की जनता जिस तरह से अभी वहाँ पीड़ित हैं आतंकवाद से और गोलियों से, मुझे लगता है वहाँ के लोग भी इन चीजों से निकलना चाहते हैं। अब अगर या तो सीज फायर करने से समाप्त हो जाता मामला तो सीज फायर करने में भारत को कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन सीज फायर करने से कहीं भी ये घटना रुकने वाला नहीं दिखता है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान परस्त घटनाएं हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वहां के द्वारा किस तरह से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल महबूबा जिनके हाथ में किताब होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, सही जानकारी बंदूक दिया जा रहा है, और यही वजह है कि वो इस तरह की बात कर रही है। आप आए ना में जवाब दे दीजिए, क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती को सही जानकारी नहीं है अपने ही स्टेट के बारे में? क्या उन्हें पता नहीं कि सिचुएशन क्या है? जानकारी उनको ज्यादा हो गया है जी, इसीलिए क्योंकि वो एक्शन कम रिएक्शन कई बार ज्यादा दे रहे हैं। अगर खुद ही वो सारा चीज स्थिति को ठीक कर देते। आप अलाई हैं, आप जम्मू कश्मीर में जो इस तरह के बयान देने का साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं, और आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं पता, मिलने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से, या हाँ मतलब जो आपका कटाक्ष है, तो इसका मतलब लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है वाकई, बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे मंत्री इसलिए रिजाइन भी किए काफी, और इसीलिए तरीके से गठबंधन को शायद सोचने का के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये गठबंधन जो है इसलिए किया गया था कि वहां के लोगों को सुकून दिया जाए। सोच लीजिए आप जो बोल रहे हैं दिया जाए, हमने डेवलपमेंट दे दिया, क्या जाएगा, और सुकून देने का जो काम है, जो कश्मीर का जो 3-4 जिले हैं
जहां आतंकवादी का जो गढ़ है, जहां पर एक छत्ता बना हुआ है, उस छत्ते को समाप्त करने की तरफ आर्मी जो बढ़ी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सलाम पर एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। जो एक्शन हुआ है उसके इसमें अभी इस तरह का जो बयान आ रहा है, मुझे लगता है केवल बयान से नहीं होगा। हमें जो है उनके माइंडसेट जो लोग हैं, आपके जो बयान उन लोगों के माइंडसेट में जो बदलाव आया है, साहू साहब, अभी उनको लग रहा है कि आतंकवादी गलत है, हमें जो है ये आतंकवादी नहीं चाहिए, हमें सुकून चाहिए। वहां के लोगों को जब इतना बड़े दुर्घटनाओं के साथ गुजरना पड़ा, कई बच्चे उसमें मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को पत्थरबाजी के माध्यम से मार रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, आम नागरिकों को 3 साल से ज्यादा भाई आपकी हुकूमत हो गई, वहां पर मरकज में आपकी हुकूमत है, क्या सिर्फ गोली ही एक रास्ता है क्या? देखिए, बोली तो हमने सब तरफ से कर लिया, बोली के लिए ही तो ये सरकार बनी थी कि भट्टाचार्य जी, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, सबको मौका मिले और वहां सुकून की जिंदगी का शुरुआत हो। उत्पल भट्टाचार्य जी, हाँ सर, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। उत्पल भट्टाचार्य जी, क्या लगता है आपको, ये जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से चल रहा है, 2016 में कितनी पत्थरबाजी वहां पर हुई, कितने हमारे मतलब आर्मी के जो नौजवान थे वो वहां पर जख्मी हुए, कितने आम लोगों को परेशानी हुई, वो सब आपके सामने है। 2017 में भी कम नहीं हुआ, अभी भी कम नहीं है, लेकिन क्या कोई मसले का हल नजर नहीं आता? क्या सिर्फ गोली ही एक रास्ता बचा है? मसले का पहले हम 2 चीज बताते हैं। मसले का हल यह है कि हक इंसाफ जब तक सरकार नहीं देगी, जब तक आइन में दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें जम्मू कश्मीर नहीं मिलते जी, कौन सा इंसाफ करेंगे हमारे साथ? भीम सिंह जी, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल जो है दरअसल उत्पल भट्टाचार्य जी से पूछा गया था, उनसे हम दरअसल ये जानना चाहते हैं कि 1 महीने पहले ही जनरल विपिन रावत ने कहा था कि बातचीत ही दरअसल एक वाहिद हल है। 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया भट्टाचार्य जी कि अब इस तरह के सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है विपिन रावत जी की तरफ से? देखिए, स्ट्रैटेजिकली 2 बात बताने मांगता हूं इधर जी। 2000 में जब तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनिलैटरल सीज फायर किया था, नवंबर में पासेस क्लोज्ड हो जाते हैं, नवंबर में वो बर्फ से ढका होता है। तो 2 टाइप का ऑपरेशन है JNK में जी। एक है लाइन ऑफ कंट्रोल ऑपरेशन और एक है हम लोग बोलते हैं लिको, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर वाला आदमी जो गड़बड़ करता है ये। तो उसमें LC का ऑपरेशन तकरीबन मुश्किल हो जाता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी आप कौन सा महीना है? मई, अभी पासेस खुला हुआ है, अभी वो उन्होंने घुसपैठ, उसका जो POK में कैंप जो है उधर से आदमी को अंदर घुसाना है इसी टाइम में। दैट मीन्स आपको लाइन ऑफ कंट्रोल में ऑपरेशंस पूरा करना है और उसके अलावा लीको में भी आप पीछे हाथ बांध रहे हैं जो यूनिलैटरल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा तो आपको ये लगता है कि ये 1 महीने के लिए जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि रमजान के महीने में दरअसल एक तरफा सीज फायर कर दिया जाए, और भी हमने देखा है कि आलमी सतह पर भी हम देखते हैं कि और भी कंट्रीज में इस तरह से किया गया, हालांकि नताइज उसके बहुत अच्छे नहीं निकले हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये 1 महीना जो मांगा जा रहा है ये ठीक नहीं है? अभी ऑपरेशन ऑल आउट 2 चल रहा है और बड़े पैमाने पर जो है जो सेना है, फौज जो है वो अपना काम कर रही है। नहीं, ये तो डिजायरेबल बिल्कुल नहीं है। देखिए, वो आर्मी स्टाफ नहीं देंगे, जनरल साहब काम नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है जो सरकार में है जम्मू कश्मीर में या जो दिल्ली से हुकूमत कर रही है। अच्छा प्रोफेसर भीम साहब, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रोफेसर भीम सिंह जी, सकते हैं ये बताइए, चूंकि आप वहां पर सियासत करते हैं, वहां से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, जम्मू और कश्मीर को। महबूबा मुफ्ती ने 2 चीजों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि एक तो रमजान है, दूसरा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। क्या वहां की सिचुएशन को देखते हुए जो उन्होंने अपील की है, वो उनकी अपील सही नहीं मानते आप सियासी तौर पर? क्या वो अपील उनकी जायज नहीं है? क्योंकि बीजेपी के जो लीडर हैं, बीजेपी हालांकि वहां पर अलाई है, मतलब हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वही उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, एक तरीके से उसकी मुखालफत में उतर आए हैं। मैं आपके सवाल को अप्रिशिएट करते हुए ये पूछना चाहता हूं जी कि पहले भी सरकारें थी, हमने ये रमजान का महीना भी देखा है, लोग यहाँ पूरे हिंदुस्तान से अमरनाथ यात्रु बन के गए थे, हम भी गए हैं, हमें किसी ने पत्थर नहीं मारे थे, कश्मीर के लोग फूल बरसाते थे,
आज कश्मीर के बच्चे पत्थर क्यों उठा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे पूरे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दे सकती है, असेंबली दे सकती है। जो हुक्मरान बने हुए हैं, आज टोला कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी, आज उनके भाई साहब हैं, एक आरएसएस की और पीडीपी की सरकार है। इनको ये प्रश्न पूछिए, आपने लोगों को हक इंसाफ कहाँ दिया? क्या बात है? हिंदुस्तान का आयन में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट का चैप्टर 3 है। चाहिए सर, जम्मू एक मेरा सवाल है, हम लोगों को फंडामेंटल राइट क्यों नहीं दिए गए? आपने 35A लगाकर हमारे अधिकार पर छापा क्यों मारा? जब तक जम्मू कश्मीर में हमें इंसानी हकूक नहीं मिलते। जी भीम सिंह जी, आनंद साहब का सवाल है, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। किससे हक मांगेंगे? जी पूछिए आनंद जी। मेरा ये खाली एक से निवेदन है सर आपसे कि क्या आपको वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो जनता है, उनको क्या हक चाहिए? कौन सा उनको डेवलपमेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए? क्या चाहिए जो नहीं मिल रहा है और वो पत्थर डाल के घूम रहे हैं और सैनिकों से युद्ध कर रहे हैं? अच्छा साहब, एक चीज है बुशरा, मेरा ख्याल कि ये सवाल जो है यहाँ पर उठना जरूरी है। मैं तो आता हूँ, बच्चों को हक और इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? कौन सा हक और इंसाफ चाहिए सर? आनंद साहब जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दरअसल जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उससे बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं है। बहुत अच्छे से वाकिफ है, यही चीज है। तो वहाँ पर पत्थर नहीं उठाता। अगर आप वहाँ पर जाकर पत्थरबाजों से अगर आप पूछेंगे तो दोनों बातें ना तो वहाँ की सिचुएशन को समझ रहे हैं शायद साहू साहब, और ना ही जो बीजेपी और पीडीपी के दरमियान जो मुआहिदा है या जो वो एक तरीके से मिलकर के हुकूमत चला रहे हैं, शायद उसकी संजीदगी को भी ये नहीं समझ रहे, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। एक बहुत अहम बात ये है बुशरा, अगर हम देखें आंकड़ों की नजर से 2015 में, 2016 और 2017 में, पिछले 3 वर्षों में कितने वाकयात वहां पर हुए हैं। 2015 में जो पत्थरबाजी के वाकयात थे वो थे 730 और जो हमारे जवान जख्मी हुए थे वो थे 641। 2016 में देखिए आंकड़ा कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। 2016 में 2808 यानी 2808 जो है वाकयात वहां पर हुए पत्थरबाजी के। जी हाँ, कई गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा, और 9000 से ज्यादा हमारे जवान जख्मी हुए हैं। तो ऐसा 3 साल में हो क्या गया? कांग्रेस के लीडर से मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है? बाहर बैठ करके जब आप देखते हैं, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, 2017 में भी 1261 आंकड़े, मतलब जो है ये पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, 1600 से ज्यादा हमारे जवान जख्मी हुए थे। भीम सिंह साहब, आपसे आपके पास हम लौटेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। गजेंद्र भारद्वाज जी, हाँ बिल्कुल, सवाल यही है कि ऐसा क्या 3 साल में क्या सिचुएशन, क्यों कंट्रोल जो है वो नहीं हो पा रही है? क्यों हालात वहां के इतने खराब हो गए हैं कि चीजें हाथ से बाहर निकलती जा रही है? ना मरकजी हुकूमत संभाल पा रही है, ना बहुत सही तरीके से अगर देखा जाए तो जो वहां की मौजूदा हुकूमत है वो संभाल पा रही है। सरकार की है, वहाँ की हुकूमत की है, लोगों की नहीं है। बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जो हुक्मरान टोला है वो जिम्मेदार है जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जी भीम सिंह जी, पहले दीजिए हमें बुनियादी आपके पास लौटेंगे, जो हमारा हक है, जरा बोलने का। वो हिंदुस्तान के आपके पास लौटेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। अभी जरा दूसरे मेहमानों को मौका दीजिए बोलने का। जी वीरेंद्र भारद्वाज जी, मेरा ये मानना है कि पिछले 3 साल से जो सरकार वहां पे काम कर रही है, एक तो सरकार बेमेल अलायंस है। ये वही लोग हैं जो बाप बेटी की सरकार बोलते थे और बाद में उनके साथ मिलकर सरकार बना ली। ये लोग कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते थे, आज उन लोगों के साथ इन्होंने सरकार बना ली। जो लोग, जिन लोगों पे ये लोग कहते थे कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, ये लोग पाकिस्तान का एजेंट है, उन्हीं पाकिस्तान के एजेंटों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। अब हो कह रहा है बेमेल अलायंस। अभी आनंद साहू जी के मुंह से निकल भी गया कि ये अलायंस ठीक ही नहीं है, ये अलायंस का अलायंस भी ठीक नहीं है, अलायंस हम खत्म कर देंगे। अरे आप खत्म करो ना करो, आप कश्मीर की मूल समस्या को लो। आप भीम सिंह जी से पूछ लो कि कश्मीर के वालों को चाहिए क्या। अरे ये बात तो नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि कश्मीर में क्या चाहिए। क्यों लोग पत्थर उठा रहे हैं? आप उसके कारण में जाओ। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, और वहां पे जिस तरीके की जो डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए था वो डेवलपमेंट प्रोसेस पूरी तरह रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जो आवाम है, ये पूछा जाना चाहिए कि इससे पहले तो आपकी हुकूमत थी। मैं वही आ रहा हूँ बुशरा जी, मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ।
आज कश्मीर के लोगों को, कश्मीर की आवाम को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को एक विश्वास चाहिए, एक ट्रस्ट चाहिए सरकार से, भारत सरकार से भी और राज्य की सरकार से भी, कि भारत सरकार और राज्य की सरकार लोगों में ये विश्वास पैदा करे कि हम आपके लिए हो क्या रहा है वहां पे। जिस तरीके से आप नहीं, मैं बुशरा जी अपनी बात कंप्लीट कर लूं, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के आप पीछे जाइए। उन्होंने साफ साफ बोला है कि रमजान का महीना आ रहा है, ईद शांति से मन जाए, अमरनाथ यात्रा शांति से निकल जाए। अरे सेना वहां पे बैठी है, सेना सब देख रही है, सेना ने आज तक शांति व्यवस्था बनाई रखी है। महबूबा मुफ्ती किसके इशारे पे बोल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महबूबा मुफ्ती के पीछे कौन लोग हैं जो सीज फायर के नाम पे आज जम्मू कश्मीर की शांति को खराब करना चाहते हैं, जो सीज फायर के नाम पे घुसपैठ करवाना चाहते हैं, जो सीज फायर के नाम पे अगर 2000 में वाजपेयी ने सीज फायर किया था तो वो किसके इशारे पर किया था, ये क्या बात है। अगर उस सिचुएशन को वो हैंडल करने के लिए अगर उस कोई डिमांड कर रही है, कोई अपील कर रही है मरकजी हुकूमत से, तो उसमें बुराई की क्या बात है। देखिए ना, सेना सीज फायर को तो जब वहां पे युद्ध हो रहा, सेना वहां पे सुरक्षा के लिए अफ्सपा वहां पे लगा हुआ है, सेना वहां पे डिप्यूट है, सेना किसी को नहीं मार रही, सेना किसी को नहीं मार रही। सेना के ऊपर तो जो लोग पत्थर फेंकते हैं सेना के ऊपर, ये कश्मीर की सरकार उनको कंपनसेशन देती है। ऐसी सरकार है जो लोग सेना पे पत्थर फेंकते हैं, सरकार को धर्मेंद्र भारद्वाज जी, चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। इनामुल नबी साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। इनामुल नबी साहब, इस्तकबाल है आपका, जी सलाम। मैं आप देर से जुड़े हमारे साथ। आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि जिस तरह से अभी आज महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है और दरअसल मरकजी हुकूमत से जो अपील की है और हवाला दिया है 2000 का वाजपेयी हुकूमत का कि एक तरफा सीज फायर कर दी जाए, क्या आपको लगता है कि एक महीने तक सीज फायर करना किसी मसले का हल है? लगातार जिस तरह से सिचुएशन वहां पर खराब हो रही है, क्या एक महीने में जो दहशतगर्द हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो क्या इसका फायदा नहीं लेंगे? देखिए, तमाम हरबे आजमाए गए कश्मीरियों पर, क्रैकडाउन से लेकर कैसो तक, पैलेट से लेकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट तक, पैलेट से लेकर गोलियों तक, हर एक चीज़ आजमाया गया। यहाँ तक कि पिछले ही साल में आपने 200 कश्मीरी नौजवानों को मारा। पिछले 30 वर्षों से आप देख लीजिए कितनी तादाद है कश्मीरियों के मारने की। अगर मार दाट से कोई हासिल हुआ होता तो अभी तक आपने कोई चीज़ हासिल की होती, लेकिन इससे कोई चीज़ हासिल नहीं होगी। आर्मी चीफ जिस तरह बिपिन रावत जी ने भी कहा, इससे पहले जो आज का बयान से पहले इनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि न मिलिटेंट्स को मारने से कोई चीज़ अचीव हो सकते हैं, न मिलिटेंट्स आर्मी जवानों या किसी और को मारने से कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं। उनकी बात को छोड़कर आप डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की स्टेटमेंट की तरफ जाइए। पहले उनका एक ऑफिसर कह रहा है किलिंग 200 मिलिटेंट्स और सेलिब्रेटिंग देयर डेथ्स इज कलेक्टिव फेलियर। तो फिर आगे बढ़कर आप डीजीपी के उस बयान की तरफ जाइए जहां उन्होंने कहा ऑपरेशन ऑल आउट इज ओके एज पर हिज स्टेटमेंट, लेकिन वी नीड टू हैव डायलॉग विद पाकिस्तान। यही वजह है कि अगर मारदाड़ के बाद ये सारे क्रशिंग ऑपरेशंस के बाद सारा कुछ आपने देखकर भी कुछ हासिल नहीं किया है, इससे अच्छा है कि जो आप बाद में शुरू करें उसकी शुरुआत पहले करें। लेट अस मेक कंडीसिव एटमॉस्फेयर फॉर पीस, और कंडीसिव एटमॉस्फेयर सीज फायर से आएगा। कहीं ना कहीं से हमें शुरुआत करनी है। हम सब का ख्वाब है कि अमन हो इंसाफ के साथ। एवरी बिग ड्रीम इज हैविंग ए स्मॉल बिगनिंग। स्मॉल बिगनिंग यही है कि यूनिलेटरल सीज फायर हो। हम देख सकते हैं कि आगे रमजान का महीना आ रहा है, श्री अमरनाथ जी की यात्रा आ रही है, 2 बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं, तो इस सिलसिले इनको बेस बनाकर क्यों ना हम, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लीजिए, मैं 20 सेकंड लूंगा और जी बोलिए मुझे 20 सेकंड दिए। मैं इसीलिए कहता हूं कि पवित्र महीना आ रहा है आगे रमजान का, उसके बाद श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी होगी। हम नहीं चाहते कि कोई फौजी की लाश गिरे, हम नहीं चाहते कोई सिविलियन मरे, हम नहीं चाहते मिलिटेंट भी मरे, हम नहीं चाहते कि पुलिस वाला मरे। इसलिए कहीं ना कहीं से हम सबको शुरुआत करनी है स्टेडियम में। और सबसे अहम बात जो अभी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने की, मैं तो हैरान हुआ। कल इनकी पार्टी के नेता ने तो सीज फायर का भी ऑप्शन दिया था, उन्होंने तो कहा वहां तलकीन की सीज फायर होना चाहिए, और ये कहते ये डेवलपमेंटल इशू है। डेवलपमेंटल इशू था तो आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी ने हुर्रियत वालों से बात क्यों की? जी कमाल हक साहब, मुझे बताइए कि
अगर हम देखा जाए तो मरकजी हुकूमत की तरफ से दिनेश्वर शर्मा को भी तकर्रुर किया गया था और ये कहा गया था कि सिविल सोसाइटी से तमाम जो पार्टीज हैं उनसे बात की जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कोई हल ढूंढा जाएगा। लेकिन लग ऐसा रहा है कि तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। 1 महीने पहले ही विपिन रावत का ये बयान आना कि बातचीत ही वाहिद हल है और पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने भी यही कहा। आखिर 1 महीने में सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई और जिम्मेदार कौन है फिर इसके लिए? देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं काफ़ी देर से जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स हैं उनका मैं सुनता आ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप कश्मीर की प्रॉब्लम को ट्रिवलाइज हो रही है। कश्मीर का मामला कोई एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा नहीं है, कोई डेवलपमेंट के साथ में जुड़ा नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर के साथ में जुड़ा नहीं है। कश्मीर इज ए डीप रूटेड प्रॉब्लम। वो इतनी ट्रिवलाइज ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि अदरवाइज हम सोल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि 1 महीने पहले और आज 1 महीने में क्या अंतर हुआ, ना ही 1 महीने पहले कोई हालात में कोई सुधार आया था, ना ही आज हालात में कोई सुधार आया था। जो 1 महीने पहले सिचुएशन थी वही आज भी है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि आज महबूबा मुफ्ती की यूनिलैटरल सीज फायर की जो अपील है ये कहीं ना कहीं पे कैमोफ्लेज कर रही है, सारे देश को हुडविंग करने की एक कोशिश है। जब भी देश की सरकार ने, देश की आर्मी ने कश्मीर पे कोई भी ठोस कदम, एंटी मिलिटेंट, एंटी सेपरेटिस्ट एक्शन लिया, तब महबूबा मुफ्ती ने उसको डिरेल करने की कोशिश करी। वो चाहे जब वो NIA के रेड्स हुए तब हुई हो, जब आर्मी ने स्ट्रिक्टनेस एक्शन करी तब हुई हो, और आज जब आर्मी के एक बड़े ही सफल अभियान के बाद में लग रहा है कि एक मिलिटेंट ग्रुप का तो सफाया ही हुआ, तो महबूबा मुफ्ती दोबारा से वहां पे ये यूनिलैटरल सीज फायर। और मेरा एक बेसिक सवाल आपसे डिसएग्री करती हूं मैं आपका एक बेसिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप सबसे मेरा एक बेसिक सवाल है, यूनिलैटरल सीज फायर किसके साथ में? ये देश कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, कश्मीरी लोगों को अपना मानना की क्या बात है? वो है ही है। तो फिर हिस्सा मानना नहीं मानने का सवाल नहीं है। आप सुनिए तो आप एक गौर से जरा फरमाइए, मेरे आर्ग्यूमेंट को सुनिए। तो वहां पे क्या ये देश कश्मीर पे मिलिट्री में वॉर पे है? क्या देश समझता है कि कश्मीर में जो कुछ भी चाहे आर्मी कर रही है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस कर रहे हैं, तो कश्मीर के लोगों के साथ में तो क्या बातचीत नहीं होनी चाहिए? सर आप बताइए ना सीधे तौर पर। मैं बातचीत नहीं होनी चाहिए। हम बातचीत की बात नहीं कर रहे हैं। बातचीत का तो मुद्दा ही नहीं है अभी। बातचीत का तो अभी मुद्दा ही नहीं है। बातचीत का किसके साथ में करेंगे? आपने किस देश, आपने पिछले 70 साल में कश्मीर में बहुत सारी बातचीतें करी। आपने बेगपाटा साहब की अकॉर्ड करा, आपने राजीव गांधी, फारूक, सब लोग अगर जिद अड़ गए सर आपने मनमोहन सिंह की हुकूमत में 2 बारी राउंड टेबल करे, आपने अगर सब लोग जिद पर अड़ जाएंगे तो मसले का हल क्या निकलेगा? यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कश्मीर के जो हालात है, जम्मू कश्मीर के, खासतौर से कश्मीर के जो हालात है वो कैसे सुधरेंगे। अगर अपील हो रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो चीफ मिनिस्टर है, तो उस अपील को संजीदगी से क्यों नहीं लिया जा रहा है और क्यों इसके ऊपर सियासत तेज हो गई है? क्यों सब लोग जिद पर अड़ गए हैं? वजह क्या है? मसले का हल क्या है? ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और आज हम बात कर रहे हैं दरअसल 2 बयानों की। एक तो जो जनरल विपिन रावत ने दिया है और कश्मीर के पूरे मुद्दे को लेकर दरअसल उन्हें बहुत सख्ती दिखाई है, और दूसरा महबूबा मुफ्ती का जिसमें उन्होंने रमजान के महीने का हवाला देकर और साथ साथ अमरनाथ यात्रा का हवाला देकर यूनिलैटरल सीज फायर के लिए अपील की है। कमाल अफ साहब, आप बात कर रहे थे और दरअसल मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखती हूं क्योंकि अगर हम हाल फिलहाल में देखते हैं, खासतौर पर जब से PDP बीजेपी की हुकूमत बनी है जम्मू कश्मीर में, तो हमने ये देखा कि ऑल आउट 1 चलाया गया, अब पार्ट 2 चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी हम देखें तो ना तो दहशतगर्दी में, मिलिटेंसी में, पत्थरबाजी में कोई कमी नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ इसमें बढ़ावा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने लंबे वक्त से जब आप एक तरह का ऑपरेशन चला रहे हैं तो उसका
असर जमीनी सतह पर दिखना तो चाहिए। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि बंदूक हल नहीं है, बातचीत ही एक वाहिद हल है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और ना ही कोई इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन है या कोई डिसएग्रीमेंट है कि अल्टीमेटली बातचीत का ही रास्ता है जो कि वहां पे इस समस्या से हमें हल दिला सकता है। लेकिन क्या उसके लिए सिचुएशन राइप है? आज आप देखेंगे बयान पे आप तो बोले जी यूनिलैटरल, कश्मीर में क्या हो रहा है? क्या आर्मी की एक्शन है वहां पे कि या आर्मी रिएक्शन कर रही है वहां पे टेररिज्म के खिलाफ? कश्मीर के जितने भी लोग, जितने भी नेता, जितने भी प्रवक्ता, क्या आज तक पिछले सालों में उन्होंने ये अपील मिलिटेंट्स को कभी करी है कि माह रमजान का महीना आ रहा है कि जरा इस महीने में आप पीछे हटिए, इस महीने में गोलियां ना चलाएं, इस महीने में टेररिस्ट अटैक ना करिए, इस महीने में पत्थरबाजी ना करिए? तो अगर ऐसा नहीं है तो खाली एक इंडियन आर्मी को या इंडियन सिक्योरिटी आप कह रहे हैं कि एक तरफा अपील ठीक नहीं है, दोनों तरफ जो है दोनों तरफ सबसे पहले जितने भी लोग हैं वो अपने मिलिटेंट्स को बोलें कि हम अपील करने जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यूनिलैटरल। अपने का क्या अपने लोगों को क्या मतलब? अपने का क्या मतलब हो गया यहाँ? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वहां पर हुकूमत है या जो लीडर, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूं। अपने लोग क्या मतलब हो गया? अरे सर, जितने भी वहां पे हुर्रियत जैसे अलगाववादी फोर्सेस हैं, जितने भी वहां पे टेररिस्ट की अपॉलोजिस्ट हैं, हमारे पैनल पे भी बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी भी उनके जरिए अपील हो? उनके जरिए अपील हो अपने टेररिस्ट को जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया पीछे हट जाओ, माह रमजान का महीना है। क्या हुर्रियत के लीडरान ने ये बोला है, क्या महबूबा मुफ्ती से ये बात की है कि वो आर्मी से ये कहें कि बायलैटरल सीज फायर की जाए? अगर उन्होंने कहा है तभी तो हम उनसे कहेंगे कि पहले आप अपने लोगों से बात करिए, या आप दहशतगर्दों से या आप मिलिटेंट से ये कहिए कि इस तरह की अपील। मतलब आप उन मिलिटेंट्स को बेल आउट कर रहे हैं, उनके जो शायद दे रहे हैं उनको बेल आउट कर रहे हैं कि उनके ओनर्स ऑफ पीस खाली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर डाल रहे हैं। अगर ये मेंटालिटी लेके ये अप्रोच लेके कश्मीर पे चला जाए तो फिर तो कभी सोल्यूशन निकलेगा नहीं। जब तक कि दोनों पार्टीज जेन्युइनली, चाहे वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट हो, अलगाववादी हो, टेररिस्ट के सपोर्टर्स हो, पत्थरबाजों के सपोर्टर्स हो, जब तक कि वो ये न करे कि यार ये यूनिलैटरल नहीं, ये बायलैटरल होना चाहिए, तब तक क्या एक तरफा सीज फायर से काम हो जाएगा? क्या ये बायलैटरल नहीं होना चाहिए यूनिलैटरल की जगह? मैडम, मैं कहता हूँ जितने भी आप कैसे पूछते हैं नॉट ओनली इनामुल नबी साहब के साथ, बल्कि पाकिस्तान भी सीज फायर करना चाहिए ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो टेंशन एस्केलेट रोज ब रोज होता है या लाशें वहां गिरती है, चाहे इस पार सिविलियंस या उस पार सिविलियंस, वो भी बंद होना चाहिए। हम कहाँ कहते हैं कि बायलैटरल होना चाहिए, ट्राइलैटरल होना चाहिए। पाकिस्तान भी सीज फायर करना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर, मिलिटेंट्स भी सीज फायर करें, लेकिन आप तो शुरुआत कर लीजिए ना, फिर हम हुर्रियत वालों को कहेंगे वो अपील करेंगे, या गवर्नमेंट सारा ओनर्स आप उन पे डालिए, फिर हम ऐसा करेंगे। आर्मी को ही आप सर कंप्लीट करने दीजिए। ये है भारत के लोग जी, भारत के लोगों को थोड़ी सी 2003 अपने अंदर भी झांकना चाहिए। आप मिलिटेंट्स के ऊपर कुछ नहीं करना चाहते और सरकार से, आर्मी से यू एक्सपेक्ट कि सब कुछ सीज फायर हो जाए। वो सीरियस क्या बोल रहे हैं सर? इस बात का हाउ यू आर डायर टू से दिस? भारत के लोगों से आपको उम्मीद करते हैं और वहाँ मिलिटेंट्स से और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो हुआ, जो कट्टरपंथी लोग हैं, अलगाववादी हैं, उनसे आप कुछ नहीं करते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? पुश किया है। अच्छा, प्रोफेसर भीम साहब के पास, प्रोफेसर भीम आपके पास आते हैं। ठीक है सर, इनामुल नबी साहब, क्या रेडिकलाइजेशन है? क्या ठीक है सर, चलाते हैं? ठीक है सर, रेडिकलाइजेशन 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर, क्योंकि रेडिकलाइजेशन क्यों? कहाँ है आपके कश्मीरी पंडित? कहाँ है आपके माइनॉरिटीज? कहाँ है आपके हिंदू लोग वहाँ पे? कहाँ है आपके ये लोग? आप ISI के झंडे के वहां पे लगा रहे हैं और बड़ी प्राउडली फोटोग्राफ्स कर रहे हैं। आप सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस लिख रहे हैं और अल्लाह ऑफ अकबर के नारों के नीचे वहां पे अपनी एक मुहिम चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन नहीं है। आपने पिछले 15 सालों में 7,000 मस्जिदें वहां पर बनाई और वो भी फंडामेंटल बाहर मस्जिदें बनाने से और मंदिर बनाने से जो है ना कोई रेडिकलाइज नहीं हो जाता। ठीक है साहब, ऐलान करेंगे। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्रोफेसर भीम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो कुछ भी सिचुएशन इस वक्त कश्मीर के अंदर है ये कंट्रोल में नहीं है। आपको क्या लगता है कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत और आर्मी, ये जो तीनों मतलब एक तरीके से हेड्स हैं, चाहे सूबाई हुकूमत हो, मरकजी हुकूमत हो और आर्मी हो, इनके दरमियान जो एक
बातचीत का सिलसिला होना चाहिए था, या जो एक तालमेल होना चाहिए था? आपको लगता है उस तालमेल की कमी की वजह से ये जो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो रही है? आपका बहुत खूबसूरत कोऑर्डिनेशन की कमी है इन तीनों के दरमियान। सवाल बहुत खूबसूरत है मेरे दोस्तों। एक चंद सेकंड के लिए मुझे जवाब देने दीजिए। नंबर 1, ये सिचुएशन कश्मीर की नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की है। नंबर 2, जम्मू कश्मीर हर वादी कश्मीर के लोगों ने सेकुलर होने का, नेशनलिस्ट होने का सबूत 1946-47 में दिया था, जब यहाँ पे लोगों ने जिन्ना साहब को कश्मीर के अंदर तकरीर नहीं करने दी। शेख अब्दुल्ला की अब रहनुमाई में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोल किया, उसे हम भूल नहीं सकते। मैंने शेख अब्दुल्ला के साथ 5 साल MLA शिप में भी काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ 4.5 साल मैंने जेल में काटे हैं एज MLA, और 8.5 साल जेल में काटे हैं जम्मू कश्मीर में। मेरा एक कसूर था कि मैं बात करता हक इंसाफ की, मैं बात करता था जो हक इंसाफ है, फंडामेंटल बुनियादी हकूक है, बुनियादी हकूक, उन बुनियादी हकूक के मुताबिक हमको दे दो। आज तक हिंदुस्तान में चैप्टर 3 है, बुनियादी हकूक है। जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी हकूक काटने के लिए पार्लियामेंट हिंदुस्तान, गवर्नमेंट हिंदुस्तान जिम्मेदार है। 35A लगा दिया और कह दिया जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, जिसके तहत हम लोग हजारों लोग आज भी जेल में हैं। मैंने 8.5 साल मैंने भी काटे हैं। नहीं मिल पाया जो मैं ये कहना चाहता हूँ करना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है, वो तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। पुलिस वाला मरता तो इंसान है, मसला इस टाइम ह्यूमैनिटी। आप ऐसे मिसलीड करेंगे, आप तो बैरिस्टर रह चुके हैं, वकील रह चुके हैं। उत्पल भट्टाचार्य जी, क्योंकि आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम अगर 90 से कंपेयर करते हैं आज की सूरत हाल को, हम ये देखते हैं कि तब से भी ज्यादा हालत अभी खराब है जम्मू एंड कश्मीर में। सवाल ये उठता है कि अगर हर तरीके का कदम उठाए जा रहे हैं, अगर हर बातचीत की जा रही है, अगर वहां पर दिनेश शर्मा को वहां पर भेजा जाता है, अगर आर्मी जो है वहां पर अपने ऑपरेशंस चला रही है, मरकजी हुकूमत और अगर स्टेट गवर्नमेंट वहां पर दोनों एक तरह से एक ही हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो हालात क्यों बद से बदतर लगातार वहां पर होते जा रहे हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? लगातार ये सवाल वहां की आवाम जो उठा रही, क्योंकि अगर आप पत्थरबाजों को माफ कर देते हैं, पत्थरबाजों को माफ कर देते हैं आप, उसके बावजूद भी वहां पत्थरबाजी हो रही है, तो कोई भी कदम वहां पर काम करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा देखिए, 2-4 स्ट्रैटेजिक बात बताता हूँ हम। प्रोफेसर भी आपके पास लौटेंगे। मिलिटेंसी सबसे ज्यादा होता था पहले नॉर्थ कश्मीर में। आपको पता है बारामूला, सोपोर, कुपवाड़ा, त्रेगाम, मकबूल हक के लिए, ये सब जगह में आपने देखे होंगे पिछली 2-3 साल में वो जवाब क्यों नहीं देते? हमारा किया जाए, क्या करना चाहिए? साउथ कश्मीर में कश्मीर के लोगों को हक इंसाफ दिलवाने के लिए। बिल्कुल भीम साहब, प्रोफेसर भीम आपके पास लौटेंगे, जवाब दे देना चाहिए। जी भट्टाचार्य जी, आप जवाब दीजिए। हमें क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर में? बात यह है, आप अपनी बात को रखें, उनके पास आवाज हमारे 2 टाइप का ऑपरेशन होते हैं, आपको बताया। एक पाकिस्तान का घुसपैठ के लिए LC ऑपरेशन, और एक बीच में लिको ऑपरेशन, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। LC ऑपरेशंस में हम बहुत सक्सेसफुल हूँ पिछली 3-4 साल। आप लोग कंप्यूटर रोज सुबह देखते होंगे, सुबह आपने 5-5 मिनट के लिए नेशन एट डॉन पढ़िए, उसका प्रोहिबिटिव आपको कैजुअलिटी हो रहा है रोज। और आप 2013, 12, 14 हमारा कैजुअलिटी थोड़ा ज्यादा होते थे, अभी कैजुअलिटी देखिए। उन्होंने उसको लिखता है सिविलियन इतना मर गया वो, और हमारा इतना स्वागत हुआ, इतना हम लोग उधर हम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अंदर में दैट इंडोक्ट्रिनेशंस भी जो भी बताइए, इट कुड बी समथिंग पॉलिटिकल, समथिंग इंडोक्ट्रिनेशंस, जो सोचने का बात है, इट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे दैट हमारा साउथ कश्मीर में वो इतना मिलिटेंसी बढ़ कैसे गया। वो बच्चों ने जो पत्थर फेंकना शुरू किया, कोई गाड़ी देखता है फौज का तो बाहर आकर पत्थर
फेंकता है, पत्थर फेंकने के बाद उसको पैसा भी मिलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, शायद ये भी बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से जो पत्थरबाज थे उनके ऊपर जो मुकदमा थे, उन मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया हुकूमत ने। आपको क्या लगता है भट्टाचार्य साहब, ये जो हुकूमत का फैसला था बहुत कंट्रोवर्शियल फैसला था, एक तरीके से बड़ी मुखालफत इसकी हुई, खासतौर से कश्मीर के बाहर बहुत मुखालफत इसकी हुई। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह है, ये जो भी मिलिटेंसी बढ़ रही है, जो पत्थरबाजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जो इससे वाकयात बढ़ रहे हैं और जो सिचुएशन वहां कंट्रोल नहीं है, आपको लगता है कि उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं पत्थरबाजों के जब उनको ये लगता है कि आपके लीडर्स या हुकूमत उनके साथ है, वो जो मुकदमा उनके ऊपर अगर वापस लेगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो पत्थरबाजी जितनी भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये भी बड़ी वजह है सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होना? जैसे हमारा मित्र बताए हैं जे अभी सिचुएशन एक साइड का मिलिटेंसी पूरा खत्म होने वाला है, उस टाइम में ये संदेश आ रहा है कि यूनिलैटरल सीज़फायर कैसे हो जाए। अच्छा, जो मिलिटेंट होते हैं उसके लिए ईद, रमजान, अमरनाथ यात्रा कुछ होता नहीं है। मिलिटेंसी दे डू नॉट हैव एनी रिलीजन। पर सर एक चीज है ना, एक चीज जो अटैक हुआ था तब वो अटैक हुआ, क्योंकि हम ये भी देखते आए हैं, क्योंकि हम ये भी भट्टाचार्य जी आपके पास इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि अगर हम आर्मी मंजर को देखते हैं और जब खुद से ये कहा जाता है, प्रोफेसर भीम आपके पास लौटेंगे, आप हमें अपनी बात रखने दीजिए, आपसे सवाल पूछे तभी आप अपने सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास आएंगे जी, आपके पास आएंगे। लेकिन खुर्शीद साहब लगातार हम ये देख रहे हैं कि तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, मरकजी हुकूमत की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, पत्थरबाजों को लेकर जो भी मुकदमे थे वो वापस भी लिए गए, और इसके बावजूद भी मसले का हल कहीं निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो जिद है ना, जिद पर अड़ गए हैं सब लोग, पत्थरबाज भी जिद पर अड़ गए हैं कि वो पत्थरबाजी करेंगे, जो मिलिटेंसी है, जो मिलिटेंट है, वो भी जिद पर अड़ गए हैं कि हम बंदूक नहीं छोड़ेंगे, और दूसरे लोग भी अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि मसले का हल कतई नहीं होगा। बिल्कुल, और जो एक अवाम में सिंपैथी है ना मिलिटेंसी को लेकर, वो भी इसकी एक वो भी खतरनाक है, वो बिल्कुल वो जहर का काम कर रही है, और ज्यादा वो बहुत ज्यादा खतरनाक। चलिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं और इसी मुद्दे पर हम और कई अहम पहलू हैं जिन पर बातचीत करेंगे। पिछले कई बरसों से जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, खासतौर से कश्मीर के हालात, मिलिटेंसी वहां पर बढ़ी है, पत्थरबाजों की तादाद बढ़ी है, पत्थरबाजी की जो घटनाएं वो लगातार बढ़ रही हैं, आर्मी जवान्स के ऊपर अटैक होते हैं, बहुत सारी सिचुएशन जो है वो हम देखते हैं एक के बाद एक वो खराब हो रही है, यानी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगातार बात इस पर हो रही है। और चीफ मिनिस्टर जो है सूबे की, उन्होंने मरकज से अपील की है कि रमजान के महीने में सीज फायर हो, एक तरफा सीज फायर हो, और चूंकि उसी दौरान उसके कुछ दिनों के बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होनी है, तो हवाला दिया है उन्होंने, जाहिर तौर पर उसके ऊपर कहीं ना कहीं संजीदगी दिखानी चाहिए या गौर व फिक्र उसके ऊपर होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। सियासी क्या मायने हैं इस तमाम इस अपील के, चूंकि इसके ऊपर सियासत भी तेज हो गई है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो मुखालफत कर रही हैं। बहरहाल मसले का हल क्या है, ये मेरा ख्याल के बुशरा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं गौर व फिक्र करना होगा कि भाई अगर सब लोग जिद पर अड़ जाएंगे, सब लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोग अगर जिद पर अड़ जाएंगे तो फिर मसले का हल क्या है, ये बड़ा सवाल है और इस पर जो है बात जरूर होनी चाहिए। क्या कहेंगे आनंद साहू साहब, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या सिर्फ जो है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, इस बात को लगातार हम कह रहे हैं कि अगर सब लोग जिद पर अड़ जाएंगे तो फिर मसले का हल नहीं निकलेगा। अब रास्ते कौन कौन से वो हैं जिनको अपनाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत मिल सके? जो आम लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि मिलिटेंसी से सिर्फ कुछ लोग ही परेशान नहीं है, तमाम सूबे के लोग परेशान हैं। टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है, तो कहीं ना कहीं हर कोई मुतासिर है। तो मसले का हल क्या है, कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए? अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से शपथ लिए हैं, चाहे वो पाकिस्तान जाने की बात हो, चाहे वहां के प्रधानमंत्री को बुलाने की बात हो, चाहे मिलिटेंट्स को मुख्य धारा में लाने की बात हो, चाहे वहां के लोगों के विकास की बात हो, चाहे आर्मी लोगों का मनोबल को बढ़ाने की बात हो, हर तरह का प्रयास जो मतलब मल्टी लेवल का जो अप्रोच है उन्होंने किया है। देखिए, आप इसको भाषण नहीं बोलिए, यही कठिन है। आप जो है, आप देखिए आर्मी का अभी जब ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम विन कर रहे हैं,
पूरा वहां का युद्ध जो है युद्ध ही कहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से, पाकिस्तान में आप किससे बात करें, सीज फायर हम कर देते हैं, पाकिस्तान वहां से मिलिटेंट्स भेजती है, और उसके बाद आप कहते हैं पाकिस्तान का ना सुन लीजिए ना वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं ना किसी और नेता के साथ, वहां के जो आर्मी अलग चलता है, मिलिटेंट्स वाले अलग चलते हैं, उनका अलग सरकार चलती है। देखिए उस समय प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल अच्छा था, उस समय अपना उन्होंने अपने हिसाब से उस सिचुएशन में किया था, वो टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। अभी हमें आर पार की सिचुएशन में है, वी आर नॉट इन दैट पोजीशन टू सीज फायर। और अगर अब कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं, आप ये कह रहे हैं, सोल्यूशन आप ये कह रहे हैं कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, आप ये कह रहे हैं सीज फायर करने से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, आप ये कह रहे हैं क्या वहां के आतंकवादी गोली मारना बंद करेंगे क्या? कैन मुफ्ती जी टेक गारंटी दैट नो मिलिटेंट्स विल फायर टू आवर आर्मी और सिविलियंस? क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए मुफ्ती इज नॉट द कंट्री इज आवर होलिस्टिक अप्रोच, जो पूरे देश को चाहिए वो हमें करना है। ये नहीं कि मुफ्ती जी कह दिए पाकिस्तान के ऊपर व्हाई शी इज नॉट टॉकिंग। ये बताइए आनंद साहू जी, जब से बोलने से होगा क्या? प्रोग्राम की शुरुआत से आपसे बात हो रही है, लगातार आप मुफ्ती हुकूमत को लेकर लगातार आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि आप देखिए मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है, उनके अलाइन नहीं है। देखिए में शांति और सुकून और मर्यादा लाना चाहते थे, तोड़ने से देखिए लोकतंत्र में उनको कश्मीर में वोट मिला, जम्मू में बीजेपी को वोट मिला, और वहाँ दोनों मिलकर के चाहते थे कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में विश्व में जो कभी नहीं हुआ वो करके देंगे। और देखिए तोड़ने के बाद चलते हैं, तोड़ने का तो देखिए तोड़ने से कोई एक तोड़ देने से कोई समाधान नहीं है, तो लेकिन हम जोड़ देने से कोई एक बात बताइए, अगर वहाँ प्रेसिडेंट रूल कर देंगे तो क्या मिलिटेंट्स आना बंद कर देंगे? इसकी क्या गारंटी है? ठीक है सर, आपने डबल फेस देख लिया, कश्मीर में क्या है और दिल्ली में क्या है। कश्मीर में जब की चीज है वहाँ के लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना होगा रेडिकलाइजेशन और आतंकवाद गोली और बोली दोनों साथ नहीं हो सकती है ना साहब। ठीक है, गोली बंद करो, बहस नहीं, प्लीज बहस नहीं, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, बहस नहीं। कुछ मसले का सर एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, आप कांग्रेस की तरफ से आप बताइए कि कौन से वो इकदाम है जिनको उठाने चाहिए, जो है ये जो भाषणबाजी है ना इसको बंद कर देना चाहिए, कौन से वो कदम है जिनको उठाने चाहिए? हर पैनलिस्ट ने बोला है कि अगर कश्मीर में शांति करनी है, कश्मीर में शांति स्थापित करनी है, तो आपको सब लोगों से बात करनी पड़ेगी, आपको लोकल आवाम से भी बात करनी पड़ेगी, आपको सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ भी बात करनी पड़ेगी, आपको सरकार को भी बीच में शामिल करना पड़ेगा, और आपको तमाम वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको उनके साथ मिलकर रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि बंदूक की गोली से हम शांति स्थापित करेंगे तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो लोग हिंसा फैलाते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम सेना के साथ खड़े हैं, सेना की हर कार्रवाई में हम सेना के साथ हैं, लेकिन लोकल आवाम को जिस तरीके से परेशान किया जाता है वो भी ना हो, और लोकल आवाम के ऊपर किसी भी तरीके का आर्मी की तरफ से कोई ऐसा ना हो कि जिस तरीके से कई बार वीडियो सामने आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि आर्मी होता है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लगातार हमने देखा है बड़ी तादाद में कश्मीर से निकलते हैं। वहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी कश्मीर की ये है कि कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा। अगर कश्मीर के नौजवान बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो नहीं पकड़ेंगे। पहले आप उनको एम्प्लॉयमेंट दो, रोजगार दो। मेहमान हमारे साथ जुड़े इस अहम मौजू पर आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा इनामुल साहब, वक्त नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, चलिए वक्त नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने। और जाहिर तौर पर गोली और जिद किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, और ये समझना पड़ेगा हुकूमतों को भी और आम लोगों को भी और सियासी पार्टियों को भी। बहरहाल आप सब लोगों ने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बात करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज की, जी सलाम की मुहिम की, ग्राउंड जीरो की।
वक्फ की जमीनों पर चलाई जा रही जी सलाम की मुहिम के तहत आज बात करेंगे हरियाणा वक्फ बोर्ड की। गुरुग्राम जिला इंतजामिया की जानिब से उन सभी 19 जगहों की जांच करवाई गई है जिनकी लिस्ट वक्फ बोर्ड ने इंतजामिया को सौंपी थी और पता लगाने को कहा था कि आखिर वहां पर है क्या, क्या वहां पर कब्जे हैं। जांच में यह भी पता चला है कि तकरीबन 80% जगहों पर तो गैर कानूनी कब्जे हैं ही नहीं। फिर सवाल यह है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड किन जगहों की बात हुकूमत से कर रहा था जो आजाद कराई जानी है। हरियाणा के गुरुग्राम में कुछ रोज कबल जुमे की नमाज को लेकर तनाजा पेश आया था, जिसमें कई हिंदू तंजीमों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका था और वहां से भगा दिया था, जिसके बाद इस वाक़े की हर तरफ मजम्मत भी हुई। तनाजा तब और बढ़ गया जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मुसलमान या तो मस्जिद में नमाज पढ़ें या फिर ईदगाह पर। हालांकि बाद में इस बयान से उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। इस दौरान हरियाणा वक्फ बोर्ड की तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने हरियाणा हुकूमत से वक्फ की कब्जाई हुई जमीनों को खाली करवाने को कहा, जिससे वो वहां नमाज पढ़ सकें। लेकिन अब मामला एक नया मोड़ ले रहा है, जिसके बाद सीधे तौर पर हरियाणा वक्फ बोर्ड की लापरवाही और उनकी नजरअंदाजी सामने आती है। इस पूरे तनाज़े के बाद गुरुग्राम के कारगुजार डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर खरे के हुक्म पर तहसीलदार ने वक्फ बोर्ड की निशानदही पर 19 जगहों की जांच की थी, जिसमें यह सामने आया कि इनमें से ज्यादातर जगहों पर तो कोई कब्जा है ही नहीं। ये रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भेज दी गई है। बोर्ड की जो है 19 जो स्थान थे उनको जो जिला प्रशासन ने जांच के बाद जो है साफ पाया। सर वो क्या मामला है? सभी तो साफ नहीं है, 12-13 तो बिल्कुल ही क्लीन है। तो उसमें आज वक्फ बोर्ड के सीनियर अधिकारी भी आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो उसमें हम जो फर्दर स्टेप है वो मिलके आई थिंक नेक्स्ट वीक में हम उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ जगह चिन्हित की गई है सर पूरे गुड़गांव में? अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस चल रहा है अभी। नमाज को लेकर हुए तनाजे के बाद इन 19 जगहों पर कब्जा तो कोई नहीं पाया गया। हाँ, इतनी हालत पर अगर नजर डाली जाए तो इतनी ज्यादा खराब है कि इनकी शिनाख्त करना भी मुश्किल है। जांच में कई जगहों पर कूड़ा तक पड़ा हुआ था, जिसकी वक्फ बोर्ड को कोई फिक्र नहीं है। ये कूड़ा साफ कराने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, लेकिन इसकी हालत देखकर वक्फ की लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस जांच का कोई जवाब वक्फ बोर्ड के पास है? आखिर क्यों इन जगहों से वक्फ लापरवाही बरत रहा है? इसका जवाब बोर्ड को देना होगा। जी सलाम के लिए गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय की रिपोर्ट।